ये वाकया हिंदुस्तान की तकसीम से पहले का है, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी। मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। दादा जान खलाओं में घूरते हुए बोले, मैं बर्मा में महाज जंग पर था। 3 साल। मैं पूरे 3 साल घर से दूर महाज जंग पर रहा। उस वक्त आजकल की तरह राब्ते के जराए ज्यादा नहीं थे, बस टेलीग्राम या खत ही राब्ते का जरिया थे, और वो जराए भी जंग की वजह से अक्सर मुनक़ता हो जाते थे। दादा जान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। शायद वो अपने जहन में वाकयात ताज़ा कर रहे थे। जब जंग खत्म हुई और तमाम जवानों को वापसी का हुक्म मिला तो हम सब खुश हो गए कि हम घर जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे। 3 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। हम लोग घर वालों की आवाज को भी तरस गए थे। लिहाजा जंग बंद होने की हम सबको बेहद खुशी थी। हर जवान खुशी से निहाल हो रहा था। मैं भी बेहद खुश था। अक्सर जवानों ने घर वालों को खत लिखकर अपने आने की इत्तला दी, मगर मैंने सोचा कि अचानक घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगा। मेरे इस तरह अचानक पहुंचने पर सब लोग हैरतज़दा रह जाएंगे। शायद अम्मा तो कुछ देर के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करना भूल जाएं, और अब्बा जान तो दौड़कर मुझे गले से लगा लेंगे। और जुबैदा, यानी तुम्हारी दादी। दादा जान कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखें भीग गईं। शायद उन्हें अपने घर वाले याद आने लगे थे। शीरी ने हाथ बढ़ाकर अपने दुपट्टे से दादा जान के आंसू साफ किए और गिलास में पानी भरकर दादा जान को दिया। दादा जान ने तशक्कुर भरी नजरों से शीरी की जानिब देखा और पानी का गिलास ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके गिलास का सारा पानी पी लिया। सबको सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने घर अपनी आमद की इत्तला नहीं दी और अचानक पहुंचने की ठान ली। जब मैं ट्रेन से अपने गांव के करीबी स्टेशन पर उतरा तो आधी रात बीत चुकी थी। उस छोटे से स्टेशन पर उतरने वाला मैं वाहिद आदमी था। वो स्टेशन उमूमन वीरान ही रहता था। स्टेशन पर ट्रेन को झंडी दिखाने वाला रेलवे का मुलाजिम भी ट्रेन के रवाना होते ही न जाने कहां गायब हो गया। स्टेशन से हमारा गांव कोई 5-6 कोस की दूरी पर था। ये फासला ज्यादा नहीं था, मगर बरसात के मौसम में और अंधेरी रात में, जबकि गांव जाने वाले रास्ते में भी जंगल आता हो, यह फासला काफी लग रहा था। मैं कुछ देर स्टेशन पर खड़ा रहा। शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मगर वहां कोई नहीं था। आखिरकार खुदा का नाम लेकर मैंने अपना फौजी ट्रंक उठाया और फौजियों की तरह लेफ्ट राइट करता हुआ स्टेशन से बाहर आया। स्टेशन के बाहर कच्ची पगडंडी में जो मेरे गांव तक जाती थी, उस पगडंडी पर कोई सवारी ना थी, बल्कि कच्ची पगडंडी भी मुश्किल ही से नजर आ रही थी। शायद दिन में बारिश हुई थी, इसलिए जगह जगह छोटे मोटे गढ़ों में पानी भरा हुआ था। आसमान पर भी बादल छाए हुए थे। उन बादलों से कभी कभी चांद अपना चेहरा निकालकर जमीन पर अपनी चांदनी बिखेरता तो रास्ता नजर आने लगता, वरना घुप अंधेरा छा जाता। मैंने कुछ देर सोचा और फिर अपना सामान हाथ में पकड़कर फौजियों की तरह चलने लगा। मेरे पास रोशनी का इंतजाम भी नहीं था, लिहाजा जब चांद अपना मुंह बादलों से बाहर निकालता तो मुझे रास्ता नजर आने लगता और मैं तेज तेज कदमों से फासला तय करने लगता। और जब चांद बादलों की ओट में छुप जाता तो मैं अंदाजे से आहिस्ता रफ्तार के साथ चलने लगता। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि अचानक मुझे खौफनाक आवाज सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई ढोल बजा रहा हो या शायद कोई अपने चौड़े सीने को पीट रहा हो। अंधेरे में और जंगल के भयानक सन्नाटे में यह आवाज बहुत खौफनाक लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस जंगल के मुताल्लिक हमारे गांव में अजीब अजीब दास्तानें मशहूर थीं, लिहाजा मेरा घबराना फितरी अमल था। मैं आंखें फाड़े चारों अतराफ देख रहा था और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। उसी वक्त चांद ने भी अपना मुंह बादलों में छुपा लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसे अंधेरे में वो आवाजें बहुत ही भयानक लग रही थीं। अचानक मेरी नजर सामने की जानिब उठी तो मैं खौफ से लरज उठा। मेरे सामने 2 अंगारे फजा में उड़ते चले आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे 2 जलते हुए कोयले हैं जो हवा में उड़ते मेरी जानिब बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। लोहे का ट्रंक मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं फटी फटी नजरों से उन 2 अंगारों को अपनी जानिब बढ़ते देख रहा था। मेरे कदम जहां थे वहीं जम गए। मैं खौफ के मारे लरजने लगा। उसी वक्त चांद ने बादलों के पर्दे से बाहर झांका तो जंगल में चांदनी की रोशनी फैल गई। चांदनी की उस रोशनी में मैंने देखा कि मुझसे 10-12 फीट के फासले पर एक बहुत बड़ा रीछ खड़ा है जो बार बार अपने लंबे हाथ अपने सीने पर मार रहा है।
वो भयानक आवाज रीछ के सीने पर हाथ मारने की थी, और वो दूसरे अंगारे उस रीछ की बड़ी बड़ी खूंखार आंखें थीं, जिनसे वो रीछ मुझे घूर रहा था। अपने सामने इतने बड़े रीछ को देखकर मेरी घिघी बन गई और मैं थर थर कांपने लगा। वो रीछ मुझे घूरता हुआ मेरी जानिब बढ़ने लगा। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। मैं घबरा कर भाग जाना चाहता था, मगर मेरी टांगों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपनी जगह पर खड़ा कांपता रहा। रीछ लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आता जा रहा था। इससे पहले कि रीछ मुझ पर हमला करता, अचानक सफेद धोती और कुर्ते में मलबूस एक शख्स मेरे और रीछ के दरमियान आ गया। वो शख्स कहां से आया ये मैं नहीं देख सका, मगर उस शख्स को देखते ही वो रीछ घबरा गया और चीखता हुआ जंगल की जानिब भाग निकला। रीछ के भागने के बाद वो शख्स मेरी जानिब मुड़ा। मैंने देखा कि वो फजल बाबा थे, हमारे बहुत पुराने नौकर। उन्हें नौकर नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो हमारे घर के एक फर्द थे। मुझे उन्होंने ही पाला था। बचपन में मेरा ज्यादा वक्त फजल बाबा के साथ ही गुजरता था। अरे फजल बाबा, आप और यहां? मैंने हैरत से पूछा। मुन्ना आने से पहले खबर कर देते तो घर से कोई स्टेशन आ जाता, फजल बाबा ने मुझसे कहा। वो सबको अचानक खुशी देने के चक्कर में मैं ये हिमाकत कर बैठा, घर इत्तला नहीं दे सका, मैंने शर्मिंदा लहजे में जवाब दिया। मगर आप इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हैं? जवाब देने के बाद मैंने फजल बाबा से पूछा। बस हमारा दिल घबरा रहा था, इसलिए इधर आ गए। और अच्छा ही हुआ ना, वरना वो भयानक रीछ न जाने क्या कर देता, फजल बाबा ने कहा, और जमीन पर गिरा मेरा लोहे का भारी ट्रंक एक हाथ से उठा लिया और अपने सर पर रख लिया। अरे अरे फजल बाबा, ये मुझे दीजिए। मैंने फजल बाबा से ट्रंक लेने की कोशिश की। ना मुन्ना, तुम थक कर आए हो और हम भी अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि इस ट्रंक का वजन ना उठा सकें, फजल बाबा ने जवाब दिया और ट्रंक सर पर रखकर गांव की जानिब चलने लगे। फजल बाबा के चलते ही मैंने भी कदम बढ़ाए और फजल बाबा के साथ चलने लगा। चलते चलते मैंने फजल बाबा को गौर से देखा। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। हालांकि जब मैं महाज जंग पर जा रहा था तो फजल बाबा काफी सेहतमंद थे, मगर अब इन 3 सालों में फजल बाबा की सेहत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और वो बहुत दुबले पतले नजर आ रहे थे। उनके हाथ और पैर किसी सूखी लकड़ी की मानंद लग रहे थे, मगर इसके बावजूद फजल बाबा अपने सर पर भारी ट्रंक रखे तेज तेज कदमों से फासला तय कर रहे थे। मुझे उनका साथ देने में काफी दिक्कत हो रही थी, लिहाजा मैंने फजल बाबा से कहा, बाबा थोड़ा धीरे चलिए, अजान होने से पहले गांव पहुंचना है, बस अजान तक की मोहलत है, फजल बाबा ने जवाब दिया। मोहलत? किस चीज की मोहलत? और हमें अजान से पहले क्यों गांव पहुंचना है? क्या फजर की अजान के बाद गांव में दाखिला मना है? मैंने हैरान होकर पूछा। गांव पहुंचकर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, फजल बाबा ने जवाब दिया और तेज तेज कदम उठाने लगे। मजबूरन मैं भी तेज चलने लगा। चलते चलते हम लोग गांव के कब्रिस्तान तक पहुंच गए। 3 साल पहले जब मैं यहां से गया था तो कब्रिस्तान बहुत मुख्तसर सा था, मगर अब कब्रिस्तान का रकबा काफी बड़ा हो गया था। पगडंडी की दोनों अतराफ कब्रें ही कब्रें थीं। कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा हो गया है, हर तरफ कब्रें ही कब्रें बन गई हैं। मैंने कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरते हुए फजल बाबा से पूछा। पिछले साल हैजे की वबा फैल गई थी, गांव के गांव खाली हो गए, कब्रिस्तान भरते गए और गांव खाली होते गए, फजल बाबा ने आहिस्तगी से कहा। मैंने हुंकारा भरा और फिर चांद की धीमी रोशनी में कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी किसी झींगर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई महसूस होती। ऐसे पुरखौफ माहौल में हम कब्रिस्तान के दरमियान से गुजर रहे थे। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने जोर लगाकर अपना पैर छुड़ाना चाहा, मगर पकड़ने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका। मैंने नीचे की जानिब देखा कि मेरा पैर किस चीज में अटका है। खौफ से लरस उठा। एक कब्र के सराहने कफन में लिपटी एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा, उफ, मुझे आज तक याद है। उसका चेहरा मुकम्मल सफेद था। उसके कफन और उसके चेहरे का रंग एक जैसा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और उसके दांत बहुत बड़े बड़े और उसके मुंह से बाहर थे। उस लड़की ने मेरा दायां पैर अपने मजबूत हाथ से पकड़ा हुआ था
ये देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर फजल बाबा जो आगे चल रहे थे अचानक रुक गए। उन्होंने पलट कर देखा और उस चुड़ैल लड़की को देखकर फजल बाबा का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने लोहे का ट्रंक जमीन पर रखा और जमीन पर से चंद कंकरियां उठाईं और उस लड़की को मारते हुए कहने लगे, हमारा मुन्ना है ये, इसकी जानिब देखना भी नहीं। फजल बाबा की मारी हुई कंकरियां जब उस चुड़ैल नुमा लड़की के लगीं, वो चीखती हुई फिर अपनी कब्र में उतर गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। फजल बाबा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। इस लड़की को एक लड़के ने धोखा दिया था और इसे जान से मार दिया था। बस जब से यह हर जवान लड़के की दुश्मन बन गई है। चलते चलते फजल बाबा ने बताया और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगे। फजल बाबा का हाथ एकदम ठंडा था। उनका हाथ इतना ठंडा था कि मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी। फजल बाबा, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? मैंने फजल बाबा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मौसम ठंडा है ना मुन्ना, फजल बाबा ने जवाब दिया। मैं इतना खौफजदा था कि उनसे यह भी ना पूछ सका कि अगर मौसम ठंडा है तो मेरे हाथ क्यों ठंडे नहीं हो रहे। चलो मुन्ना, जल्दी चलो, अजान होने वाली है, फजल बाबा ने कहा और तेज तेज कदम उठाने लगे। उनका साथ देने के लिए मुझे तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। अजान की क्या बात है फजल बाबा? आखिर आप अजान से पहले गांव क्यों पहुंचना चाहते हैं? मैंने फूली हुई सांसों के साथ फजल बाबा से पूछा। ये तुम्हें गांव पहुंचकर मालूम हो जाएगा, फजल बाबा तेज कदम उठाते हुए बोले तो मैं खामोश हो गया। जब हम गांव में दाखिल हुए तो गांव की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई। अजान की आवाज के साथ ही फजल बाबा बुरी तरीके से घबरा गए। ये लो मुन्ना, अपना सामान पकड़ो, हमें देर हो रही है। घर के सामने पहुंचते ही फजल बाबा ने अपने सर से ट्रंक उजलत में उतारा और घबराए हुए अंदाज में बोले, फजल बाबा अंदर तो चलिए ना। मैंने ट्रंक फजल बाबा से लेते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं अब चलता हूं। इतना कहकर फजल बाबा तकरीबन दौड़ते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं ट्रंक संभाले घर में दाखिल हुआ तो अम्मा जान और अब्बा जान मुझे देखकर हैरान रह गए। अब्बा जान तो फौरन मुझसे लिपट गए और अम्मा जान चट चट मेरी बलाएं लेने लगीं। शोर सुनकर मेरे बहन भाई भी सोते में से उठकर आ गए और सब मुझसे लिपट लिपट कर प्यार करने लगे। बेटा, आने से पहले इत्तिला दे देते, कोई स्टेशन आ जाता तुम्हें लेने। इतनी रात को अकेले आना ठीक नहीं है। अम्मा जान को फिक्र लाहक हो गई। अकेला कहां अम्मा, फजल बाबा थे ना मेरे साथ। वो स्टेशन से लेकर घर तक मेरे साथ ही आए थे, मगर घर के अंदर वो नहीं आए। उन्हें शायद कोई जरूरी काम था। मैंने तफसील से बताया। फजल आया था तुम्हें लेने स्टेशन? अब्बा जान और अम्मा जान परेशान हो गए, जबकि बाकी लोगों के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो गए। हाँ, फजल बाबा ही आए थे मुझे लेने, वरना इतने सालों में गांव का रास्ता इतना बदल गया था कि अगर फजल बाबा ना होते तो मैं रास्ता भटक जाता। और कब्रिस्तान में तो उफ। मैंने उस चुड़ैल नुमा लड़की का बताया तो सब खौफजदा हो गए और अम्मा जान फौरन दुरूद शरीफ पढ़कर मुझ पर फूंकने लगी। अब्बा जान भी परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? मैंने सबको खौफजदा देखा तो हैरत से पूछा। पिछले साल गांव में हैजे की वबा फैल गई थी। उस वबा ने फजल की जान ले ली। मैंने अपने हाथों से फजल को कब्र में उतारा था। अब्बा जान ने तफसील बताई तो मैं हैरान रह गया। फिर मुझे फजल बाबा का हैरान कुन रवैया याद आया। उनका अजान से पहले गांव पहुंचने का इसरार अब मेरी समझ में आ रहा था। अब मेरी समझ में आया कि फजल बाबा के हाथ इतने सर्द क्यों थे। ये सब याद करके मुझे झुरझुरी आ गई। रज्जो, बावर्ची खाने में जो आबे जमजम रखा है वो जल्दी से ले आ, अम्मा जान ने मेरी छोटी बहन रजिया से कहा। वो दौड़ती हुई गई और थोड़ी देर में एक शीशी ले आई जिसमें आबे जमजम था। अम्मा जान ने आबे जमजम रजिया के हाथ से लिया और शीशी में से आबे जमजम निकालकर मेरे सर पर छिड़कने लगी। फिर बाकी बचा हुआ आबे जमजम मुझे पीने को दिया। अम्मा जान, अब्बा जान, फिक्र की कोई बात नहीं है। फजल बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए वो मेरी हिफाजत के लिए दूसरी दुनिया से भी आ गए। मैंने कुछ हंसते हुए कहा और आबे जमजम एक ही सांस में पी लिया। दादा जान यहां तक कहकर खामोश हो गए। उनकी आंखें भीग गईं। शीरी अपनी जगह से उठी और दादा जान के करीब आई। उनके बहते आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए
उन्हें सहारा देकर उनके कमरे की जानिब ले जाने लगी। फरहाद भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। शायद जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वो दूसरी दुनिया में भी हमारी खबरगिरी करते हैं। चलते चलते दादा जान बोले तो फरहाद सर हिलाने लगा।